नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सुनीता जी ने भेजी है। रात्रि की सन्नाटे में ट्रेन की सीटी एक भयावहता का संकेत देती थी। यह कहानी 1987 के जुलाई की है, जब रामनगर से गुजरने वाली रात्रि एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में एक रहस्यमयी घटना घटी। रात्रि के 11 बज रहे थे। स्टेशन पर केवल कुछ ही लोग थे। ट्रेन के अंदर भीड़ कम थी। स्टेशन मास्टर विजय ने ट्रेन की जांच की, हर डिब्बे का निरीक्षण किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विजय का मन अशांत था। उसे पिछले कुछ दिनों से अजीब सपने आ रहे थे। सपनों में वही ट्रेन, वही रात्रि और एक रहस्यमयी व्यक्ति। ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि एक आदमी तेजी से ट्रेन की ओर बढ़ रहा था। विजय ने जल्दी से ट्रेन रोकी। वह आदमी, जो बहुत ही अजीब और पुरानी पोशाक पहने हुए था, डिब्बे में चढ़ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो विजय को डराने लगी। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले डिब्बे में बैठी एक महिला को लगा कि कोई उसकी सीट के नीचे से खींच रहा है। दूसरे डिब्बे में एक यात्री को किसी ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लोग भयभीत होने लगे। ट्रेन के कर्मचारी भी भयभीत थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। विजय ने फैसला किया कि वह उस अजीब व्यक्ति से बात करेगा। वह उसके डिब्बे में गया और उसे देखने लगा। वह व्यक्ति शांत बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। विजय ने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वह व्यक्ति हंसा और बोला, मैं एक यात्री हूँ, इस ट्रेन का स्थायी यात्री। विजय ने उसकी बातें सुनी और उसे और पूछताछ करने लगा। वह व्यक्ति बोला, इस ट्रेन का एक इतिहास है। सालों पहले इस ट्रेन में एक भीषण दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में कई लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से मैं भी एक था। लेकिन मेरी आत्मा इस ट्रेन से मुक्त नहीं हो पाई। विजय ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन ट्रेन में हो रही घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन ने अगले स्टेशन पर रुकने का प्रयास किया, लेकिन रुक नहीं पाई। ट्रेन की गति बढ़ने लगी और विजय को समझ नहीं आया कि क्या करें। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। विजय ने हिम्मत जुटाई और उस व्यक्ति से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? वह व्यक्ति बोला, तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्त करना होगा। विजय ने उसकी बातें मानी और उस व्यक्ति की पुरानी घड़ी को देखा। उसने उसे खोला और देखा कि उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में वही व्यक्ति और उसकी परिवार थी। विजय ने उस घड़ी को देखते हुए प्रार्थना की और कहा, भगवान, इस आत्मा को मुक्त करें। अचानक ट्रेन की गति धीमी हो गई। उस व्यक्ति का चेहरा शांत हो गया और वह बोला, धन्यवाद, और धीरे धीरे वह गायब हो गया। ट्रेन ने आखिरकार अगले स्टेशन पर रुक गई। विजय के दिल में एक अनजाना डर था। उसने घड़ी को अपनी जेब में डाला और स्टेशन मास्टर के कार्यालय की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने महसूस किया कि उसे अकेले रहना सही नहीं होगा। उसने अपने साथी रमेश को बुलाया और रात की घटनाओं के बारे में बताया। रमेश ने विजय की बातों को सुनकर हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारे मन की कल्पना है, कुछ नहीं होता भूत प्रेत। विजय और रमेश ने ट्रेन की जांच करने का निर्णय लिया। वे दोनों ट्रेन के एक एक डिब्बे में गए। हर कोच में विजय को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जबकि रमेश को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। विजय ने महसूस किया कि केवल वही इन आवाजों को सुन पा रहा था। जैसे जैसे रात बीतती गई, अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। ट्रेन के एक डिब्बे में विजय ने देखा कि खिड़की के शीशे पर खून के धब्बे थे। उसने रमेश को दिखाने की कोशिश की,
लेकिन जब रमेश ने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। विजय का मन और भी विचलित हो गया। रात के 3 बजे के आसपास विजय और रमेश ट्रेन के एक पुराने कोच में गए जो अब इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वहां पहुंचते ही विजय ने देखा कि कोच की दीवारों पर अजीब चेहरे उभर रहे थे। वे चेहरे चीख रहे थे, रो रहे थे और उनके चेहरे पर भयानक दर्द था। विजय को ऐसा लगा मानो वे आत्माएं मदद के लिए पुकार रही हों। रमेश ने विजय को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन अचानक ही रमेश ने चीखना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर लाल निशान उभरने लगे और वह दर्द से चीखने लगा। विजय ने कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन रमेश के शरीर को मानो किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। उसकी चीखें धीरे धीरे थम गईं और वह निढाल होकर गिर पड़ा। विजय ने महसूस किया कि अब वह अकेला है। उसे उन आत्माओं को मुक्त करना होगा जो इस ट्रेन में फंसी हुई थीं। उसने पुरानी घड़ी को फिर से निकाला और ध्यान से देखा। घड़ी के अंदर एक पर्ची मिली जिसमें लिखा था, तुम्हें मुझे इस ट्रेन से मुक्त करना होगा। जैसे ही विजय ने घड़ी को पढ़ा, उसने महसूस किया कि वह चारों ओर से भूतिया आत्माओं से घिरा हुआ है। वे आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं, उसके शरीर को छूने लगीं। विजय ने जोर से चिल्लाया और घड़ी को तोड़ दिया। घड़ी टूटते ही एक तेज रोशनी निकली और उन आत्माओं ने चीखते हुए ट्रेन को छोड़ दिया। जैसे ही रोशनी फैली, विजय ने देखा कि ट्रेन की सारी भूतिया घटनाएं थम गईं। रमेश का शरीर भी शांत हो गया। विजय ने महसूस किया कि उन आत्माओं को मुक्त कर दिया गया है। ट्रेन के अंदर एक अजीब सी शांति फैल गई। विजय ने राहत की सांस ली। सुबह होते ही विजय ने ट्रेन से बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर थकान और भय के मिश्रित भाव थे। उसने स्टेशन मास्टर के कार्यालय की ओर देखा और महसूस किया कि वह कभी इस रात को नहीं भूलेगा। उसने रमेश को अस्पताल भेजने का निर्णय लिया और खुद भी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जाने का सोचा। यह भयावह रात विजय के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई। उसने सीखा कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। यह घटना उसे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारे चारों ओर की दुनिया में ऐसे अनगिनत रहस्य और भय हैं, जिन्हें समझना और उनसे सीखना जरूरी है। विजय ने इस ट्रेन को अलविदा कहा, लेकिन उसका दिल हमेशा इस ट्रेन की कहानी से जुड़ा रहेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। यह कहानी एक छोटे से गांव राजपुर की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। राजपुर की आबादी बहुत कम थी और यहाँ के लोग सदियों से एक डरावनी कथा सुनते आ रहे थे। यह कथा थी भानुमति का कुआं की। भानुमति एक सुंदर और होशियार लड़की थी जो लगभग 100 साल पहले इसी गांव में रहती थी। उसने गांव के कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। भानुमति का प्रेमी रामू गांव का ही एक युवक था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जात पात की बंदिशों ने उन्हें एक नहीं होने दिया। एक दिन रामू को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। भानुमति इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि भानुमति की आत्मा अभी भी उस कुएं में बसी हुई है और हर पूर्णिमा की रात को वह किसी न किसी को अपनी ओर खींच लेती है। इस डर से गांव के लोग उस कुएं के पास नहीं जाते और शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं। समय बीतता गया और इस कथा को सुने हुए कई साल हो गए। अब गांव में एक नया परिवार आया था, मृदुल, उसकी पत्नी सुमन और उनकी छोटी बेटी पाखी। मृदुल एक सरकारी अधिकारी था और उसका ट्रांसफर राजपुर में हुआ था। उन्होंने गांव के बाहर एक पुराना घर किराए पर लिया था जो भानुमति के कुएं से कुछ ही दूरी पर था। गांव वालों ने उन्हें उस कुएं के बारे में बताया, लेकिन मृदुल ने इसे केवल एक अंधविश्वास समझा। एक रात जब पूर्णिमा की रात थी
पाखी खेलते खेलते घर के बाहर निकल आई। वह कुएं के पास जा पहुंची और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कुएं के पानी में कुछ चमक रहा है। जैसे ही वह करीब गई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने पाखी को अंदर खींच लिया। सुमन और मृदुल पाखी को ढूंढने लगे। सुमन ने कुएं के पास पाखी की चप्पलें देखीं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मृदुल ने गांव वालों की बातों को याद किया और उसे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। बुजुर्गों ने बताया कि भानुमती की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह अब भी अपने प्रेमी की तलाश में है। उन्होंने यह भी कहा कि भानुमती की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब रामू की आत्मा को भी शांति मिलेगी। मृदुल और सुमन ने ठान लिया कि वे किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाएंगे। उन्होंने एक पंडित को बुलाया जो आत्माओं से बातचीत कर सकता था। पंडित ने उन्हें बताया कि रामू की आत्मा भी इस जंगल में भटक रही है और उसे मोक्ष दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान के लिए पूर्णिमा की रात चुनी गई। मृदुल, सुमन, पंडित और गांव के कुछ लोग जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां रामू को मारा गया था। पंडित ने अनुष्ठान शुरू किया और मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, हवा भी तेज होती गई और एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। अचानक रामू की आत्मा प्रकट हुई और उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह भी भानुमती से मिलना चाहता है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। पंडित ने रामू की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष यज्ञ किया। यज्ञ के समापन पर रामू की आत्मा ने भानुमती को पुकारा और कहा कि अब वह शांति से जा सकता है। भानुमती की आत्मा भी प्रकट हुई और उसने रामू को देखकर कहा कि अब उसकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को गले लगाया और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। पाखी कुएं से बाहर आ गई, बेहोश लेकिन सुरक्षित। मृदुल और सुमन ने उसे गोद में उठाया और पंडित और गांव वालों का धन्यवाद किया। उस घटना के बाद गांव वालों ने देखा कि उस कुएं से अब कोई डरावनी आवाजें नहीं आती। भानुमती और रामू की आत्माओं को शांति मिल गई थी और गांव फिर से सुरक्षित हो गया था। इस तरह राजपुर गांव की एक भयावह कथा का अंत हुआ और गांव वालों ने एक नई शुरुआत की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों कहानियां जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। यह कहानी एक छोटे से गांव के पोस्ट ऑफिस की है जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं और अजीब घटनाओं के लिए मशहूर हो चुका था। उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक सामान्य काम था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। गांव के पोस्ट ऑफिस में एक नई पोस्टमास्टर साक्षी का आगमन हुआ। वह शहर से आई थी और गांव की शांत और हरी भरी वादियों से प्रभावित थी। साक्षी ने पहले दिन ही अपने काम में जुट गई। उसे गांव के लोग और उनकी कहानियां बहुत पसंद आई। गांव के कुछ बूढ़े लोग अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाया करते थे कि इस पोस्ट ऑफिस में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कई साल पहले यहाँ एक डाकिया रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और तब से ही यहाँ की डाक में अजीब घटनाएं घटने लगीं। साक्षी ने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया और अपने काम में जुट गई। एक रात जब वह पोस्ट ऑफिस में देर तक काम कर रही थी, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज जैसे ही करीब आई, उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि एक पुरानी चिट्ठी उसके सामने हवा में तैर रही है। उसने डरते डरते चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था कि यह पोस्ट ऑफिस श्रापित है। जो भी यहाँ काम करेगा उसे इस श्राप का सामना करना पड़ेगा। साक्षी को अब समझ में आ रहा था कि लोग क्यों इस पोस्ट ऑफिस से डरते थे।
साक्षी ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और उस पुराने डाकिये के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि वह डाकिया आखिरी बार एक रहस्यमयी डाक लेने गया था और फिर कभी नहीं लौटा। साक्षी ने पोस्ट ऑफिस की पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी डायरी मिली जो उस डाकिये की थी। डायरी में उसने लिखा था कि उसे एक दिन एक अजीब सी चिट्ठी मिली थी जिसमें उसे एक खंडहर में जाने को कहा गया था। उसने चिट्ठी के अनुसार वहां जाने का निर्णय लिया, लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। साक्षी ने उस खंडहर की खोजबीन शुरू की। वह गांव के बाहर एक घने जंगल में स्थित था। एक दिन साक्षी ने हिम्मत करके उस खंडहर में जाने का निश्चय किया। खंडहर की ओर जाते समय उसे अजीब सी आवाजें और परछाइयां दिखाई देने लगीं। खंडहर में पहुंचकर साक्षी को उस डाकिये का शव मिला जो वहां कई सालों से पड़ा हुआ था। साथ ही उसे एक पुरानी चिट्ठी भी मिली जिसमें लिखा था कि जो भी इस चिट्ठी को पढ़ेगा उसका अंजाम भी यही होगा। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से उस खंडहर को छोड़ने का निश्चय किया। साक्षी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। उसे लगा कि वह कभी वहां से वापस नहीं जा पाएगी, लेकिन उसकी दृढ़ता और साहस ने उसे उस अदृश्य शक्ति से लड़ने की ताकत दी। कई घंटे की मशक्कत के बाद साक्षी ने आखिरकार गांव वापस पहुंच गई। उसने तुरंत गांव के सरपंच को सारी घटना बताई। सरपंच ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और साक्षी की कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने मिलकर उस खंडहर को ध्वस्त कर दिया और डाकखाने का शुद्धिकरण किया। उस दिन के बाद से पोस्ट ऑफिस में कोई अजीब घटना नहीं घटी। साक्षी ने भी वहां रहकर अपना काम जारी रखा और पोस्ट ऑफिस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक पुराना और रहस्यमयी घर था। इस घर में आत्महत्याओं की घटनाएं होती रहती थीं और कोई भी इसके पीछे का कारण नहीं जानता था। लोगों ने इसे श्रापित मान लिया था और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस शहर में एक नया परिवार, शर्मा परिवार, आया था। परिवार में विवेक शर्मा, उनकी पत्नी सविता और उनकी बेटी रिया थे। विवेक को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और उन्होंने यह पुराना घर खरीदा क्योंकि यह सस्ता था और उनके बजट में फिट बैठता था। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात के समय अजीब आवाजें आने लगीं, दीवारों पर खुद ब खुद निशान बनने लगे और रिया को अक्सर डरावने सपने आने लगे। उसने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे बस एक कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात रिया ने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में छत के पंखे से लटक रही है और उसके होंठ हिल रहे हैं जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। रिया का डर अब बढ़ने लगा था और उसने अपने माता पिता को यह सपना बताया। विवेक और सविता ने इसे फिर से एक सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया। रिया के सपनों की गंभीरता को देखते हुए विवेक ने घर के इतिहास की छानबीन शुरू की। उसे पता चला कि इस घर में कई आत्महत्याएं हो चुकी हैं और हर आत्महत्या एक ही तरीके से हुई थी, छत के पंखे से लटककर। इस जानकारी ने विवेक को बहुत चिंतित कर दिया। विवेक ने शहर के पुराने निवासियों से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि यह घर कभी एक प्रतिष्ठित परिवार का था, लेकिन उस परिवार की बेटी पायल ने आत्महत्या कर ली थी। पायल का प्रेम प्रसंग असफल हो गया था और उसके बाद से ही यह घर श्रापित माना जाने लगा। पायल के आत्महत्या करने के बाद से ही यह घर हर 10 साल में किसी न किसी की आत्महत्या का गवाह बनता आया है। एक रात जब रिया अकेली अपने कमरे में थी, उसने वही औरत फिर से देखी। इस बार औरत ने उसे अपने पास बुलाया। डर के मारे रिया ने अपने माता पिता को बुलाया,
लेकिन जब वे आए तब तक औरत गायब हो चुकी थी। इस घटना ने विवेक और सविता को हिलाकर रख दिया। विवेक और सविता ने रिया को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाने का निर्णय लिया। मनोचिकित्सक ने रिया की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया और पाया कि वह किसी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि रिया को कुछ समय के लिए घर से दूर ले जाना चाहिए। घर की सफाई के दौरान सविता को एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में पायल ने लिखा था कि उसे अपने प्रेमी द्वारा धोखा दिया गया था और वह अब जीवन से तंग आ चुकी है। उसने अपने दर्द और दुख को व्यक्त किया था और अपने परिवार से माफी मांगी थी। इस चिट्ठी ने सविता को अंदर तक झकझोर दिया। सविता ने महसूस किया कि पायल की आत्मा इस घर में भटक रही है और वह शांति नहीं पा रही है। उसने विवेक से बात की और उन्होंने पायल की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा कराने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पंडित को बुलाया और घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान पंडित ने कहा कि पायल की आत्मा अभी भी अपने अधूरे प्रेम और दुख के कारण इस दुनिया में फंसी हुई है। पूजा के अंत में पंडित ने पायल की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद घर का माहौल अचानक शांत और सुकून भरा हो गया। पूजा के कुछ दिन बाद रिया ने फिर से पायल की आत्मा को देखा। इस बार पायल ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब शांति पा चुकी है। रिया ने यह बात अपने माता पिता को बताई और उन्होंने महसूस किया कि अब घर में कोई डर नहीं है। पूजा के बाद घर में कोई अजीब घटना नहीं घटी। रिया के सपने भी सामान्य हो गए और उसका मानसिक तनाव भी कम हो गया। शर्मा परिवार ने अब नए सिरे से अपने जीवन को शुरू किया और घर में खुशियां लौट आईं। विवेक ने पायल के प्रेमी के बारे में और जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि पायल का प्रेमी राजेश अब भी उसी शहर में रहता है। विवेक ने राजेश से मुलाकात की और उससे पायल के बारे में बात की। राजेश ने अपने किए पर पछतावा जताया और कहा कि वह पायल से बहुत प्यार करता था, लेकिन परिवार के दबाव के कारण उसे छोड़ना पड़ा। राजेश ने पायल की आत्मा की शांति के लिए प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। उसने पायल के लिए एक स्मारक बनवाया और उसके नाम पर एक चैरिटी फंड शुरू किया। राजेश के इस कदम ने पायल की आत्मा को और अधिक शांति प्रदान की। सविता ने अपने जीवन को नए उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया। उसने आत्महत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उसने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया और उन्हें आत्महत्या के खतरों से अवगत कराया। रिया ने अपने अनुभवों से सीखा कि डर से लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपनी मां के साथ मिलकर आत्महत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाने के काम में सहयोग दिया। उसने अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने पायल की आत्मा से मुकाबला किया और उसे शांति दिलाई। सविता और रिया के प्रयासों ने पूरे शहर को जागरूक कर दिया। लोग अब आत्महत्या को लेकर गंभीर हो गए थे और मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने लगे थे। शहर में आत्महत्या की घटनाएं कम हो गईं और लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाई। पायल की आत्मा को शांति मिलने के बाद घर में कोई अजीब घटना नहीं घटी। घर अब एक शांतिपूर्ण और सुखद स्थान बन गया था। विवेक, सविता और रिया ने वहां अपने नए जीवन की शुरुआत की और खुशहाल जीवन बिताने लगे। इस घटना ने शर्मा परिवार को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आत्महत्या एक गंभीर समस्या है और इससे बचने के लिए हमें अपने प्रियजनों का साथ देना चाहिए। पायल की आत्मा को शांति मिलने के बाद घर और शहर दोनों में शांति और सुख का वातावरण बन गया। इस तरह यह रहस्यमयी आत्महत्या की कहानी ने लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और उन्हें यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हार मानना सही नहीं है।
जीवन की हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही असली बहादुरी है।